हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनहांस स्टडी। फ्रेंड्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो रिमेनिंग स्टोरी है उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अगर फ्रेंड्स आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप ये पार्ट 2 की स्टोरी को समझ पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक बार आपको जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको रिमाइंड करवा देती हूँ। तो इसमें जो भी कैरेक्टर हैं जैसे बसेनियो, एंटोनियो, साइलॉक, पोर्शिया और लोरेंजो एंड जेसिका, इसका जिक्र फर्स्ट पार्ट में नहीं किया गया था, लेकिन सेकेंड पार्ट में इनकी स्टोरी को भी हम कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि ये लास्ट में इन दोनों की कैसे मैरिज होती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा को। तो जैसा कि हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस प्रकार से बसेनियो पोर्शिया को पटाने के लिए एंटोनियो के पास जाता है पैसे उधार लेने के लिए, लेकिन उस समय एंटोनियो के पास पैसे नहीं होते हैं। उसने अपना सारा पैसा जो होता है वो शिप में लगा दिया होता है। इसलिए एंटोनियो बसेनियो को एक एडवाइस देता है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमें पैसे उधार दे सके। तो इसलिए वे दोनों साइलॉक के पास जाते हैं जो पैसे उधार देता है, लेकिन साइलॉक जो होता है वो पैसे उधार के बदले में काफ़ी ब्याज बसेनियो से लेना चाहता है, जिससे एंटोनियो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा से ही लोगों को लूटते आए हो और उनको पैसे उधार में देते हो और उसके बदले में बहुत सारा ब्याज उनसे तुम वसूलते हो। तो इस बात से दोनों के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है और साइलॉक उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे ब्याज कुछ भी नहीं लूँगा, लेकिन अगर तुम ये मेरे पैसे 3 महीने के अंदर वापस कर दोगे तो मैं एक भी ब्याज तुमसे नहीं लूँगा। लेकिन अगर 3 महीने के बाद तुमने ये पैसे वापस किए, 3 महीने से एक दिन भी लेट हुआ, तो मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड मांस ले लूँगा। तो ये शर्त होती है साइलॉक की, जो कि वो बसेनियो से कहता है। इसके बाद स्टोरी फिर कुछ इस प्रकार से बढ़ती है कि वहीं दूसरी ओर बेलमंट में पोर्शिया को देखने के लिए बहुत से राजकुमार आए हुए होते हैं। वो उसे शादी का प्रस्ताव लेकर आए होते हैं। तो उन्हीं में से एक मोरक्को का राजकुमार होता है, वो भी शादी का प्रस्ताव लेकर पोर्शिया के पास आता है। लेकिन पोर्शिया जब उसे बताती है कि मेरे फादर ने ऐसी कंडीशन रखी है कि आपको इन तीनों संदूक में से एक चूज करना होगा, और जो राइट संदूक होगा उसमें जिसमें मेरी फ़ोटो है, अगर आप उसको चूज़ कर लेते हैं तभी मैं आपसे शादी कर पाऊंगी। तो जो मोरक्को का राजकुमार होता है वो भी अपना नसीब आजमाता है और उन संदूकों पर, लेकिन राजकुमार ने सोने के संदूक को वो चूज़ करता है। इस वजह से उस पहेली को वो सॉल्व नहीं कर पाता है। वेनिस में बसेनियो का एक दोस्त होता है जिसका नाम लोरेंजो होता है, जो साइलॉक की बेटी जेसिका से बहुत प्यार करता है और जेसिका भी लोरेंजो से बहुत प्यार करती है। अब एक दिन फ्रेंड्स क्या होता है कि जब साइलॉक घर पर नहीं होता है, तब जेसिका अपने पिता साइलॉक का सारा पैसा चोरी कर लेती है और अपने लवर लोरेंजो के साथ वो भाग जाती है। तो इसके बाद कहानी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि लोरेंजो और जेसिका ये दोनों भागकर बसेनियो के साथ बेलमंट चले जाते हैं। बेलमंट वहीं पर जहाँ पर पोर्शिया रहती है। तो वहीं पर लोरेंजो, जेसिका, बसेनियो और पोर्शिया सब आपस में मिलते हैं। पोर्शिया से शादी करने के लिए अब और भी ज़्यादा लोग आने लगते हैं। तो उन्हीं में से एक और राजकुमार आता है जिसका नाम जो एरागोन का राजकुमार होता है। अब वो भी अपनी किस्मत यहाँ पर आजमाने की कोशिश करता है और उस पहेली को सुलझाने की कोशिश भी करता है। राजकुमार जो होता है वो चांदी का बॉक्स चूज करता है, लेकिन वो भी जो बॉक्स होता है वो रॉन्ग होता है, इसलिए वो भी इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाता है। अब वहीं पर उसी समय बसेनियो आ जाता है और जब वो पोर्शिया के पास आता है तो उसे बहुत सारे गिफ्ट वगैरह देता है, जिससे जो पोर्शिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और उसके सारे जो गिफ्ट होते हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेती है।
इसके बाद फ्रेंड्स कुछ हफ्ते बीतते हैं, निकलते हैं, और एक खबर आती है एंटोनियो के पास कि एंटोनियो के जहाज समुद्र में कहीं खो गए हैं। और वहीं साइला को भी ये पता चल जाता है कि उसकी जो बेटी है जेसिका, वो अपने लवर के साथ भाग गई है और जितना भी पैसा है वो सारा कुछ यहाँ से ले गई है। अब फ्रेंड्स जैसा कि शाइलाक को जब ये पता चलता है कि उसकी बेटी अपने लवर के साथ सारा पैसा लेकर भाग गई है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो सोचता है कि मैं ये गुस्सा अब एंटोनियो के ऊपर निकालूंगा। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालकर अपने गुस्से को ठंडा करूंगा। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर वो ये भी सोच रहा है कि जो मैंने उसको 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने के बाद अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाता है, तो 3 महीने के अंदर वो पैसा वापस नहीं कर पाता है, तो उसे अपनी बॉडी से 1 पाउंड का मांस निकाल कर मुझे देना होगा। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो भी अब खत्म होने ही वाला होता है। उधर हम देखते हैं कि बेलमंड में पोर्चिया और बसनियो दोनों आपस में बहुत ही अच्छा वक्त अपना टाइम व्यतीत कर रहे होते हैं और दोनों के बीच में जो प्यार है वो और भी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। लेकिन इन दोनों की शादी फ्रेंड्स तो तभी हो सकती है जब बसनियो उस संदूक वाली जो पहेली है उसको सॉल्व करेगा। और शादी करने के लिए बसनियो को जो सही जो राइट कैस्केट है यानी संदूक है उसको चुनना होगा। उधर सबको लग रहा होता है कि बसनियो जो संदूक चूज करेगा वो गलत ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े राजकुमार इस पहेली को सॉल्व करने में असमर्थ थे। इसलिए किसी को भी बसनियो से ये कोई भी उम्मीद नहीं होती है कि वो सही संदूक को चुनेगा। यहाँ तक कि पोर्शिया को भी ऐसा लगता है कि बसनियो रॉन्ग संदूक को ही चुनेगा। लेकिन बसनियो सही संदूक को चुन लेता है और जैसे ही वो राइट संदूक को चुनता है बसनियो, जिसमें कि पोर्शिया की फोटो होती है जो कि सही होता है, और पोर्शिया इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि उस खुशी में वो बसनियो को एक रिंग दे देती है और उसी समय उन लोगों की सगाई हो जाती है, यानी एंगेजमेंट उनकी हो जाती है। यहाँ दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से बसनियो और पोर्शिया की एंगेजमेंट हो जाती है। तो इसके बाद बसनियो और पोर्शिया आपस में बातचीत करते हैं और जो पोर्शिया होती है वो बसनियो से कहती है कि मैंने ये जो रिंग तुम्हारे फिंगर में पहनाई है, ये जिस दिन भी उतरेगी उस दिन मैं ये समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ऐसा पोर्शिया बसनियो से कहती है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ स्टोरी और आगे बढ़ती है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। पोर्शिया और जो बसनियो होते हैं वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी बीच एक एंटोनियो का लेटर आता है बसनियो के पास और उस लेटर में लिखा होता है कि मेरे प्यारे मित्र बसनियो, मेरा जहाज समंदर में कहीं खो गया है और साइलॉक मुझे मारना चाहता है, क्योंकि वो जो 3 महीने की ड्यूरेशन थी वो भी अब समाप्त होने वाली है। इसलिए तुम यहाँ वेनिस आ जाओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो जब ये लेटर बसनियो पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पोर्शिया जब देखती है बसनियो को कि वो इतना ज़्यादा क्यों दुखी है, बहुत डिप्रेस में है, तो वो उसके पास जाती है और उसका रीज़न पूछती है कि आप इतने क्यों दुखी हैं, ऐसा क्या लेटर में लिखा हुआ है। तो बसनियो पूरी बात बताता है पोर्शिया को कि किस तरीके से उसने साइलॉक से पैसे उधार लिए थे, तुमसे शादी करने के लिए मैंने उधार लिया था और उसने मुझे 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की थी कि अगर मैं 3 महीने के अंदर पैसे जो मैंने उधार लिए हैं वो दे दूंगा तो वो मुझसे बिल्कुल भी ब्याज नहीं लेगा। लेकिन अगर 3 महीने के बाद मैं पैसा जमा करता हूँ तो वो मेरे मित्र एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लेगा। तो ऐसा जो बसनियो पूरी बात पोर्शिया को बताता है। जब पोर्शिया ये बात सुनती है तो वो बसनियो की हेल्प करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा दे देती है और उससे कहती है कि तुम ये पैसा लो और साइलॉक का जितना भी तुमने साइलॉक से जितना भी रुपए तुमने उधार लिया था वो सब चुका दो। इसके बाद फ्रेंड्स जो बसनियो होता है वो पैसे लेकर वेनिस चला आता है और इसके बाद की स्टोरी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि अब हम जो नेक्स्ट सीन देखेंगे दोस्तों, अब ये सीन वेनिस के कोर्ट की सीन है, कुछ इस प्रकार से है। और इस सीन में हम देखते हैं कि जो साइलॉक है वो एंटोनियो को पकड़ कर लाता है और वेनिस के जो ड्यूक
ड्यूक हैं उनके सामने एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने की बात वो कहता है, जैसा कि उसने बॉन्ड में बताया हुआ था कि अगर 3 महीने के बाद तुम पैसा मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लूँगा। इतने में क्या होता है फ्रेंड्स कि बसेनियो वहीं पर आ जाता है कोर्ट में और साइलॉक को उसके दिए हुए पैसों का वो 3 गुना पैसा देने के लिए तैयार होता है। लेकिन साइलॉक इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और वो कहता है कि वो एंटोनियो का 1 पाउंड मांस निकाल कर ही रहेगा। तो ऐसा वो ड्यूक के सामने कहता है। इसके बाद दोस्त फ्रेंड्स क्या होता है कि उसी समय पोर्चिया और नेरिसा भी आ जाती हैं एक वकील के भेष में। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पोर्चिया और नेरिसा कैसे आ जाती हैं, तो आइए इसकी स्टोरी को भी हम क्लैरिफाई कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब बसेनियो और पोर्चिया आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि किस प्रकार से बसेनियो बताता है पोर्चिया को कि उसने पोर्चिया से शादी करने के लिए पैसे उधार लिए थे साइलॉक से, और अगर वो 3 महीने के अंदर रुपए नहीं दे पाएगा तो उसे साइलॉक की बॉडी से 1 पाउंड का मांस निकाल कर देना होगा। तो पोर्चिया उसी समय ये डिसाइड कर लेती है और उसको बहुत सारा पैसा देती है बसेनियो को कि ये पैसे तुम लेकर जाओ और साइलॉक का जितना भी कर्जा है तुम चुका देना। इसके बाद जो बसेनियो होता है वो वापस चला आता है, वेनिस आ जाता है, और इसी के साथ साथ जो पोर्चिया होती है वो भी डिसाइड करती है कि वो भी वेनिस जाएगी। अपनी जो नौकरानी है जिसका नाम नेरिसा है, तो उसके साथ वो भी बेलमोंट से वेनिस के लिए रवाना हो जाती है। जब वो वेनिस पहुंचती है तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किस रूप में कोर्ट पहुंचेगी, इसलिए उसे वहां पर जाके पता चलता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम बाल्थजा है और वो वकील है। तो वो डिसाइड करती है कि वो वकील बाल्थजा के रूप में ही कोर्ट में प्रवेश करेगी, और इसी प्रकार से वो जो नेरिसा होती है और पोर्चिया होती है दोनों लड़के का रूप धारण करके कोर्ट में आ जाती हैं। तो और जो पोर्चिया होती है वो एंटोनियो का केस लड़ना स्टार्ट करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पोर्चिया और नेरिसा की कोर्ट में एंट्री होती है। इसके बाद पोर्चिया जो ड्यूक होता है उससे कहती है कि साइलॉक को कोई हक नहीं बनता है कि वो एंटोनियो का खून बहाए, और अगर वो ऐसा करता है तो साइलॉक की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब वेनिस में उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइलॉक है वो ज्यूइश है, और ज्यूइश किसी भी व्यक्ति का ब्लड नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 3 शर्त माननी पड़ेंगी। तो दोस्तों वो 3 शर्त क्या होती हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो जो सबसे पहली शर्त होती है, वेनिस का रूल्स है कि कोई भी विदेशी किसी व्यापारी का खून नहीं बहा सकता है। तो ये होती है पहली शर्त। अब दूसरी शर्त के बारे में जान लेते हैं। दूसरी है कि जो भी दोषी होगा उसको आधी संपत्ति दे दी जाएगी और आधी संपत्ति वेनिस के खजाने में जाएगी। ये दूसरी शर्त होती है। और तीसरी क्या होती है, तीसरी शर्त होती है कि दोषी की मृत्यु का जो डिसीजन होगा वो पूर्ण रूप से ड्यूक के हाथों में होगा। तो ये तीनों शर्त पोर्चिया ड्यूक के सामने रखती है। तो जब ये बात साइलॉक सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है पोर्चिया की बात से, और इसलिए वो एग्री हो जाता है कि वो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड मांस नहीं निकालेगा। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से पोर्चिया ने अपनी बुद्धिमानी से पूरी बाजी को ही पलट दिया और उसने साइलॉक को भी दोषी साबित कर दिया। लेकिन वहीं पर एंटोनियो और वेनिस के जो ड्यूक होते हैं उन्हें साइलॉक पर दया आ जाती है और वो कहते हैं कि हम इसे छोड़ रहे हैं और इसकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ में वो एक और कंडीशन रखते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन ये होती है साइलॉक मरने से पहले अपनी आधी संपत्ति एंटोनियो को और अपनी जो आधी संपत्ति है वो अपनी बेटी जो कि भाग गई है जेसिका उसके नाम कर देगा। और इसके साथ ही साथ वो अपना धर्म परिवर्तन, क्योंकि वो तो ज्यूस था तो इसलिए उसे अपने ज्यूस धर्म यानी यहूदी धर्म को छोड़कर उसे ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो साइलॉक ये सारी शर्त को मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो उसने सारी शर्त को मान ली। पोर्चिया ने अपना काम कर दिया और पोर्चिया वहां से जब जाने लगती है यानी उस कोर्ट से जाने लगती है बेलमंट की ओर, तभी बसेनियो उसके पास आता है क्योंकि उसे ये तो पता नहीं होता है कि ये पोर्चिया ही है। तो बसेनियो ने कुछ पैसे पोर्चिया को दिए क्योंकि उसने
एंटोनिया की तरफ से केस लड़ा था और उसने उसमें जीत भी हासिल की थी, लेकिन पोर्सिया वो पैसे लेने से मना कर देती है। वो पैसे लेने के बजाय कहती है कि मुझे अंगूठी चाहिए जो तुमने अपनी फिंगर में पहनी हुई है। यहाँ पर पोर्सिया बसेनियो की परीक्षा लेना चाहती है, इसलिए वो ये बात कहती है। लेकिन बसेनियो ने तो पहले ही पोर्सिया से वादा किया था कि वो ये अंगूठी किसी को भी नहीं देगा, इसलिए बसेनियो वो अंगूठी देने से इनकार कर रहा होता है। लेकिन उसका जो मित्र होता है एंटोनियो, वो उससे कहता है कि तुम्हें ये अंगूठी दे देनी चाहिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। तो बसेनियो अपने मित्र की ये बात को मानकर वो अंगूठी पोर्सिया को दे देता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्रामा होता है कुछ आगे और बढ़ता है, और अब नेक्स्ट जो सीन है वो बेलमंट की सीन है, जहाँ पर पोर्सिया, नेरिसा, बसेनियो, जेसिका और लोरेंजो सारे वहाँ पर आए होते हैं। तो बेलमंट में लोरेंजो और जेसिका अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं, और वहीं पर बसेनियो और पोर्सिया के सीन को भी दिखाया गया है। पोर्सिया और बसेनियो आपस में मिलते हैं, तो पोर्सिया उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। ये गुस्सा भी उसका एक झूठ मूठ का ही एक नाटक होता है कि तुमने मेरी अंगूठी को क्यों खो दिया। तो वो बसेनियो को यहाँ पर वो परेशान करना चाहती थी और उसकी ये परीक्षा लेना चाहती थी कि आखिर बसेनियो मुझसे क्या कहता है। तो इसके बाद जब वो बसेनियो को इतना परेशान देखती है तो बाद में सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि उस कोर्ट में जो एंटोनियो की वकील थी वो कोई और नहीं थी, वो मैं ही थी, और जो अंगूठी तुमने उस युवक को यानी वकील को दी थी वो अंगूठी मेरे पास है। तो इस प्रकार से वो सारी सच्चाई बसेनियो को बता देती है। तो ये सब देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये सुनकर सारे लोग एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ उसी समय एक और खुशखबरी आती है कि जो एंटोनियो के जो जहाज़ थे वो जो कि समुद्र में डूब गए थे, वो अब सही सलामत वेनिस वापस आ गए हैं। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि लास्ट में कि किस प्रकार से जो इस कहानी की जो एंडिंग होती है वो बहुत ही सुखद होती है। और लास्ट में हमने देखा यहाँ पर कि बसेनियो और पोर्सिया की शादी हो जाती है, जेसिका और लोरेंजो की शादी हो जाती है, और जो पोर्सिया की नौकरानी थी नेरिसा, उसकी शादी ग्रेसियो से हो जाती है। तो यहाँ पर 3 मैरिज लास्ट में दिखाई गई हैं। तीनों की शादियों को बहुत ही सुखद एंडिंग के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, जिससे कि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।